दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 138 के बारे में। जी, हम बात कर रहे हैं एनआई एक्ट के बारे में। हालांकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक तीनों ही आते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 138 यानी कि चेक से मुतालिक जो भी प्रावधान है, जब आपका कोई चेक बाउंस हो जाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा है जिसे आप सभी का कहीं ना कहीं कभी ना कभी वास्ता पड़ता है। मान लीजिए आप कोई व्यापारी हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपने किसी को चेक से पेमेंट लिया है, कुछ सर्विस दी है, या किसी को कोई सामान सप्लाई किया है और वो आपको कैश के बदले चेक दे देता है, या जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है वो अपनी कोई भी लायबिलिटी या डेब्ट पूरा या उसका कोई पार्ट चेक के द्वारा अदा करना चाहता है, उस चेक को आप अपने बैंक में प्रेजेंट करते हैं, वो चेक बाउंस हो जाता है, तब आपको क्या करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। या दोस्तों, सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट बताती है कि अगर आप किसी चेक के होल्डर हैं, आप चेक को होल्ड करते हैं, यानी कि आपको किसी व्यक्ति ने चेक दिया है जो कि अपनी कोई लीगल डेब्ट या लायबिलिटी फुल और पार्ट में पे करता है, आप उस चेक को लेकर अपने बैंक में जाते हैं, जो भी निर्धारित तिथि दी हुई है उस तिथि को या चेक की वैलिडिटी से पहले। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि चेक की वैलिडिटी से पहले, आमतौर से पहले चेक 6 महीने की वैलिडिटी के हुआ करते थे, लेकिन अब आरबीआई के अमेंडमेंट के बाद 2012 से चेक की वैलिडिटी 3 महीने होने लगी है। तो आपको 3 महीने से पहले की अवधि में उस चेक को अपने बैंक में प्रेजेंट करना है। अगर बैंक आपको चेक वापस कर देता है और कहता है कि इस खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, जो एग्रीड अमाउंट है वो अरेंज नहीं की जा सकती है, तो इस तरह के चेक को बाउंस हुआ चेक या अनादृत चेक कहा जाता है। अगर चेक अनादृत हो जाता है तब आपको एक निश्चित टाइम फ्रेम में कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। आप उस टाइम फ्रेम को अच्छी तरह से समझ लें, उसमें अगर कहीं भी कोई चूक हो गई तो आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ सकता है या आपका चेक नल एंड वॉइड हो सकता है। पहली बात, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये कि जैसे ही आपने चेक को प्रेजेंट किया कैश कराने के लिए, ऑनर कराने के लिए, लेकिन ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड वो अनपेड हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो तुरंत आपको डिसऑनर होने का मेमो बैंक से लेना है और चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने ड्रावर को, जिसने वो चेक ड्रॉ किया है, उसको नोटिस के द्वारा सूचित करना है कि भाई आपके द्वारा दिया गया चेक इनसफिशिएंट फंड की वजह से पेड नहीं हो पाया है, डिसऑनर हो गया है, आप मुझे इस चेक की अमाउंट दें या इस चेक के बदले दूसरा चेक दें। 30 दिन की अवधि के अंदर आपको ये नोटिस देना है और उस नोटिस में आपको ड्रावर को 15 दिन का समय देना है। मान लीजिए आपने 1 जनवरी को चेक आपका बाउंस होकर आया, मेमो आपको मिली, रिटर्न मेमो 1 जनवरी को। अब 30 जनवरी तक, 30 जनवरी तक आपको नोटिस दे देना है। 31 जनवरी को आप नोटिस नहीं दे पाएंगे। अगर आपने 30 जनवरी को मान लीजिए कि नोटिस दिया, हम लास्ट डेट मान के चलते हैं, तो इसके बाद से आपके पास 15 दिन का समय है। पहला दिन 31 जनवरी और 14 डेज फरवरी के, यानी कि 14 फरवरी तक अब आप वेट करेंगे। 14 फरवरी या उससे पहले पहले आपको अगर पेमेंट मिल जाती है, आपका मामला ख़त्म हो जाएगा, मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती है, अब आप 14 फरवरी से अगले 1 महीने तक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 30 दिन टर्म यूज़ नहीं हुआ है एक्ट में, यहाँ पर 1 महीने तक आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप फिर समझ लीजिएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। जिस दिन चेक बाउंस हुआ है उस डेट से 30 डेज के अंदर अंदर आपको नोटिस द्वारा ड्रावर को सूचित करना है। नोटिस में आप 15 दिन का समय देते हैं। 15 दिन का समय बीतने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। कंप्लेंट फाइल करने के बाद आप
सेक्शन 200 CRPC में अपने एविडेंस रिकॉर्ड कराएंगे। क्योंकि ये समरी ट्रायल है तो इसमें आप एविडेंस एफिडेविट के थ्रू भी दे सकते हैं, और आमतौर से एफिडेविट के थ्रू फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जहाँ पर ये मुकदमा चल रहा है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो आपके एविडेंस रिकॉर्ड करता है। एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद समनिंग पर बहस होती है, और समनिंग पर बहस होते समय मजिस्ट्रेट को देखना होगा कि क्या सेक्शन 142 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं। सेक्शन 142 का कंप्लायंस अगर हुआ है तब वो ड्रावर को समन करेगा और समनिंग के आदेश जारी कर देगा। दोस्तों, जो बात मैंने आपको 5 मिनट में बताई है, हालांकि ये हमारी न्यायिक व्यवस्था में क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जजेस की भी कमी रहती है, ये सारा प्रक्रिया पूरा होने में, जिसको मैं 5 मिनट बता रहा हूँ, कभी कभी 5 से 6 महीने लग जाते हैं। आपको पेशेंस रखना है, अपने अधिवक्ता पर भी विश्वास रखना है, क्योंकि बहुत सी बार इस तरह के मामलों में होता यह है कि जिसका चेक बाउंस हुआ है वही अदालतों के चक्कर काटता है। अदालतों के चक्कर काटते काटते वो निराश हो जाता है, कहता है भाई वकील साहब कुछ कर नहीं रहे। वकील साहब तो कर रहे हैं, लेकिन चूँकि जैसे कि मैंने बताया कि समनिंग होने में काफ़ी समय लग जाता है, डेट्स भी लगती हैं, अदालतों के पास और भी कार्य है। हालांकि बहुत जल्दी अब इसमें परिवर्तन आने वाला है। कमर्शियल कोर्ट का गठन लगभग हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका सो मोटो लिया हुआ है, पहले मैंने आपको एक बार बताया था। और ये आपके मुकदमे बहुत जल्दी कमर्शियल कोर्ट में चले जाएंगे और उम्मीद करते हैं तब मुकदमे जल्दी जल्दी निपटाए जाएंगे। हालांकि एक्ट में प्रावधान दिया गया है कि चेक बाउंसेस के मामलों को 6 महीने में इसको निपटा देना चाहिए, फिनिश कर देना चाहिए, जजमेंट आ जाना चाहिए, डिसाइड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहरहाल आप अपने चेक पर फोकस करें, अपने मुकदमे पर फोकस करें। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। नंबर 1, कंप्लेंट फाइल करेंगे आप। कंप्लेंट के साथ आप जो चेक बाउंस हुआ है चेक लगाएंगे, साथ में ओरिजिनल रिटर्न मेमो, जिस बैंक से आपका चेक बाउंस होकर वापस आया है उसकी वो रिटर्न मेमो आप साथ अटैच करेंगे। आपने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ड्रावर को जो नोटिस दिया है नोटिस की कॉपी लगाएंगे और कोई इसके अलावा अगर एविडेंस है वो इसके साथ लगाएंगे आप, और इस तरह से आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाएगी। दोस्तों, चेक बाउंस के केसेस में आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम फ्रेम मेंशन किया गया है एक्ट के मुताबिक, उस टाइम फ्रेम में रहते हुए आपको कार्य करना है। अगर कहीं पर भी आप चूक गए तो जैसे कि मैंने पहले बताया, फिर आप अपना मुकदमा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जैसे कि एक्ट में कहा गया है कि आपके पास कोई चेक है, आप चेक के होल्डर हैं और वो ड्रावर ने अपनी कोई लायबिलिटी, जिसको लीगली लायबिलिटी कहा जा सकता है, पे करने के लिए या उसके पार्ट के लिए आपको चेक दिया गया है, सिर्फ उसी के लिए आप एनआई एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई गैर कानूनी कार्य किया और उसके लिए चेक मिला, तब आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट से प्ली नहीं कर सकते। जैसे कि सोमनाथ वर्सेस मुकेश कुमार नदस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेब्ट वो पे कर रहा है वो लीगली पेबल होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सुपारी के लिए दिया गया चेक 138 के दायरे में नहीं आता। इसके अलावा अगर आपको कोई चेक गिफ्ट में मिला हुआ है, उसके लिए भी अगर वो चेक बाउंस हो जाता है 138 का मामला नहीं बनता है। चेक भले ही बाउंस हो जाए लेकिन आप उसमें कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते अगर आपको गिफ्ट में मिला हुआ है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको एनआई एक्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन जो कि अभी रिसेंटली अमेंड होकर ऐड हुई है उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।